मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक और बार रिपीट कर देता हूं। एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सेस है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सेस पर इस तरह से दो मिरर रखे हुए हैं वी शेप में। मिरर M1 किसी एंगल थीटा पर, मिरर M2 भी किसी एंगल थीटा पर वाई एक्सिस के साथ, एस shown in the figure. We have got an object at 0, L. सबसे पहले तो यही सवाल है कि यदि ऑब्जेक्ट 0, L पर हो, मिरर इस तरह से रखे हुए हो, then what is image coordinate I1 and I1 dash? I1 और I1 dash का इमेज कोऑर्डिनेट क्या होगा? अब दूसरे पार्ट में मैंने कहा यदि यह ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से एक y एक्सिस के अलोंग ट्रेवल करने लगे, मिरर M1 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से गिरने लगे, मिरर M2 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से गिरने लगे, देन व्हाट इज द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ इमेज I1 एंड I1 dash in terms of unit vector I cap and J cap? And in that case, what is the rate of separation of I1 and I1 dash? मैं इसे समझाना चालू करूंगा। देखिए, हाँ, नहीं, गलत है। मैं कहता हूं इमेज लोकेट करने का सबसे सिंपल तरीका जो होगा, I1 और I1 डैश लोकेट करने के लिए सबसे सिंपल तरीका होना चाहिए, पॉइंट O से मिरर M1 पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए, पॉइंट O से मिरर M1 पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए, और जितना भी यह परपेंडिकुलर की लेंथ है उतनी ही लेंथ आगे बढ़ा दीजिए। पॉइंट O से मिरर M1 पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, और यह परपेंडिकुलर जितना भी लंबा है उतना ही लेंथ आगे बढ़ा दी। मैं कहता हूं यह इमेज I1 होना चाहिए। हाँ, कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। देखिए मैं कैसे कर रहा हूं, यह लेंथ इक्वल कर दी, कंप्लीट द ट्रायंगल। ट्रायल से यह दोनों हमेशा बराबर होंगी, यह 90 डिग्री और यह कॉमन, द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। पक्का है? यदि यह लेंथ L है तो इमेज की भी इस पॉइंट से दूरी L ही होगी। यदि यह एंगल थीटा है तो यह एंगल भी थीटा ही होगा, एंड दिस एंगल शुड बी 90 माइनस 2 थीटा। यदि यह लेंथ L है तो इमेज I1 का x कोऑर्डिनेट होना चाहिए L cos of 90 minus 2 theta, that is L sin 2 theta, और y कोऑर्डिनेट होना चाहिए, this must be L sin 90 minus 2 theta, that is L cos 2 theta. सिंपल, दिस इज द इमेज कोऑर्डिनेट। जबकि M2 के द्वारा जब हम इमेज लोकेट करेंगे तो मैं कहता हूं y कोऑर्डिनेट में तो कोई फर्क आना ही नहीं है, फर्क आएगा सिर्फ x कोऑर्डिनेट में, और वह सिंपल सा नेगेटिव हो जाएगा, माइनस L sin 2 थीटा, और इधर होगा L cos 2 थीटा।
जो एक्स कोऑर्डिनेट है वह नेगेटिव हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट एल कॉस टू थीटा ही रहेगा सेम। अब ज्योमेट्री के कई मेथड से, कई तरीके से यह इमेज कोऑर्डिनेट निकाला जा सकता है। मैंने तो सिर्फ एक सैंपल मेथड बताया है। मैं कहता हूं इस तरह के 10 तरीके हो सकते हैं चीज को सोचने के लिए, यह तो सिर्फ एक तरीका है। लेकिन एक बात समझ जाइए, तरीका यदि सही है तो हर तरीके से आंसर सेम आएगा, आंसर में कभी कोई फर्क नहीं आता। I'll say this is the simplest method. I had obtained by simplest method. You may use any complicated method. सब कुछ सही कर रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री सही तरीके से लगा रहे हो, ज्योमेट्री सही तरीके से लगा रहे हो, तो फाइनली आंसर यही आना चाहिए, सिंपलेस्ट। मैं फिर एक और बार बताता हूं कि मैंने क्या करा है। इमेज लोकेट करने का एक तरीका और बताया है, और वह तरीका क्या है, ऑब्जेक्ट से मिरर पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए। जितना भी बड़ा यह परपेंडिकुलर है उतना ही बड़ा पीछे परपेंडिकुलर कर दीजिए, आगे उसको एक्सटेंड कर दीजिए। यदि यह रियल ऑब्जेक्ट है तो उसकी वर्चुअल इमेज इधर ही होगी, पक्का है, निश्चित है। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर अभी अभी हमने बराबर कर ही दिया है, यह साइड कॉमन है ही, दोनों ट्रायंगल के लिए बराबर है, यह 90 डिग्री, यह 90 डिग्री। द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। यदि यह एंगल थीटा तो एंगल थीटा, यह लेंथ एल तो यह भी लेंथ एल। अब यह थीटा, यह थीटा, ये टोटल एंगल 2 थीटा हो गया, हेंस दिस बिकम्स 90 - 2 थीटा। यह लेंथ एल है, हाइपोटेन्यूज की लेंथ एल है, यह एंगल 90 - 2 थीटा है। दिस वुड बी द कॉस ऑफ 90 - 2 थीटा एंड दिस शुड बी द साइन ऑफ 90 - 2 थीटा। Cos of 90 - 2 theta is sin 2 theta. Sin of 90 - 2 theta is cos 2 theta. L sin 2 theta, L cos 2 theta. Like this we had located the image. अब I1 डैश में क्या फर्क आएगा? जो इमेज I1 डैश है, मैं कहता हूं उसका y कोऑर्डिनेट तो वही रहना है जो I1 का, कोई फर्क नहीं आना। देखकर आप ये चीज समझ सकते हो। फर्क आना है सिर्फ x कोऑर्डिनेट में। x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव इधर एग्जैक्टली नेगेटिव, फर्क सिर्फ इस x कोऑर्डिनेट में आना। नाउ वेलोसिटी ऑफ इमेज I1, मैं कहता हूं पोजीशन वेक्टर ऑफ इमेज I1 लिख दो पहले। पोजीशन वेक्टर ऑफ इमेज I1 इज L sin 2 theta I cap plus L cos J cap. This is the position vector of image. हम जानते हैं dl by dt is equal to v। उस इंस्टेंट पर, किसी भी इंस्टेंट पर dl by dt should be equal to v. The rate of increment of this L is v. d theta by dt is equal to omega. The rate of increment of this omega is the rate of increment of this theta is equal to omega, and dri by dt is vi by। मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा, देखिए vi ri को मैंने डिफरेंशिएट कर दिया इज इक्वल टू, अब दो फंक्शन है l और sin 2 थीटा। पहले एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं और दूसरे फंक्शन को कांस्टेंट रखते हैं, फिर दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं और पहले फंक्शन को कांस्टेंट रखते हैं। L को डिफरेंशिएट पहले करता हूं, dl by dt की जगह v लिख देता हूं और sin 2 थीटा ऐसा का ऐसा ही। अब L को ऐसा का ऐसा ही रखूंगा, sin 2 थीटा को डिफरेंशिएट करूंगा। sin 2 थीटा का डिफरेंशियल है cos 2 थीटा, और फिर 2 थीटा को एक और बार डिफरेंशिएट करना होगा 2 ओमेगा 2 d थीटा बाय dt। दिस प्लस दिस इज I cap। This is velocity vector of image, and then L cos 2 theta, इसको डिफरेंशिएट करना है मुझे। वंस अगेन L एक फंक्शन है, cos 2 थीटा दूसरा फंक्शन। पहले एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा और दूसरे को कांस्टेंट रखूंगा।
फिर दूसरे को डिफरेंशिएट करूंगा और पहले को कांस्टेंट रखूंगा। cos 2 थीटा को मैंने ऐसा का ऐसे ही रखा, L को डिफरेंशिएट करा, L को डिफरेंशिएट करके V आ गया, dl by dt is V। फिर मैंने L को ऐसा का ऐसे ही रखा, L को ऐसा का ऐसे ही रखा है। cos 2 थीटा का होता है माइनस साइन 2 थीटा, माइनस साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का होता है 2 d थीटा बाई dt, दैट इज 2 ओमेगा। This is velocity vector of image I1। वेलोसिटी वेक्टर ऑफ इमेज I1 डैश यदि निकालेंगे तो मैं कहता हूं y कंपोनेंट में तो कोई फर्क ही नहीं आना है, x कंपोनेंट पूरी तरह से नेगेटिव हो जाना है। माइनस v साइन 2 थीटा माइनस 2 ओमेगा L cos 2 थीटा I कैप प्लस v cos 2 थीटा माइनस 2 ओमेगा L sin 2 थीटा j कैप। This should be the velocity vector of image I1 dash। यह तो मैंने पहला पार्ट तो इधर ही लिख दिया, दूसरा पार्ट इधर लिखा हुआ है। अब तीसरा पार्ट, रेट ऑफ सेपरेशन, रेट ऑफ सेपरेशन should be VI1 minus VI1 dash, VI1 minus VI1 dash। This must be the rate of separation। जरा सोचिए, y एक्सिस के अलॉन्ग तो दोनों सेपरेट होंगे नहीं, दोनों सेपरेट होंगे x एक्सिस के अलॉन्ग, तो j कंपोनेंट तो सब्सट्रैक्ट करते समय पूरी तरह कैंसिल हो जाएगा, जबकि x कंपोनेंट सब्सट्रैक्ट करते समय ऐड अप हो जाएगा 2 टाइम्स v sin 2 थीटा प्लस 2 ओमेगा L cos 2 थीटा I कैप। This is the rate of separation of I1 and I1 dash। ध्यान से देखें पूरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। कहीं पर हाँ, एक और बार रिपीट कर दूंगा, पूरा पूरा रिपीट कर दूंगा, सिर्फ थर्ड ही नहीं, पूरा सॉल्यूशन रिपीट कर दूंगा। देखिए, मैं एक और बार प्रॉब्लम बताता हूं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक और बार बताता हूं, और आप एक बात देखें, प्लेन मिरर जो कि शायद सबसे सिंपल डिवाइस है, जिस पर किसी भी बुक में मैक्सिमम 1 या 2 हार्डली 2 पेज मिलेंगे, उस प्लेन मिरर पर भी मैं ऐसे सवाल बना के रख सकता हूं, ऐसे सवाल बना के दे सकता हूं। IIT JEE में ऐसे सवाल आ सकते हैं जिनको करने में पसीने आ जाएंगे। मतलब आप यह पाओगे कि इधर बैठे हुए जो 250-300 बैठे, इनमें से 20 भी नहीं कर पाएंगे, ऐसे सवाल तक बन जाते हैं कई बार। जो चीज जितनी ज्यादा सिंपल दिखती है, उस चीज पर ज्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स बनते हैं। ये पर यह इतना डिफिकल्ट नहीं था प्रॉब्लम। फिर एक और बात समझो, मैंने क्या दिया था, एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सेस पर 2 मिरर इस तरह से वी शेप में रखे थे, बिल्कुल सिमेट्रिकली थीटा एंगल पर, और ऑब्जेक्ट ओ को 0,L पर रखा था। सबसे पहले मैंने पूछा था इमेज लोकेशन के इमेज कोऑर्डिनेट बताने के लिए। सबसे पहले मिरर M1 से I1 इमेज बनेगी, मिरर M2 से I1 डैश जो इमेज बनेगी, इनके कोऑर्डिनेट बताने के लिए सबसे पहले कहा I1 और I1 डैश के कोऑर्डिनेट। हम कहते हैं I1
कोऑर्डिनेट निकालने के लिए पॉइंट O से मिरर पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो और उसी परपेंडिकुलर को आगे एक्सटेंड करो, उतना ही एक्सटेंड करो जितना कि ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, उतनी ही लेंथ एक्सटेंड कर लो और ठीक इस पॉइंट पर इमेज होगी। नेक्स्ट कॉन्ग्रुएंट एंगल, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, हेंस दिस एंगल इज 90/2 थीटा। आई होप ये एल को कॉस कंपोनेंट क्यों लिखा समझ में आया, साइन कंपोनेंट क्यों लिखा समझ में आया। 90/2 थीटा को cos 90/2 थीटा को sin 2 थीटा लिखा और sin 90/2 थीटा को cos 2 थीटा लिखा। I1 में जो भी कुछ y कोऑर्डिनेट है वही I1 डैश का भी y कोऑर्डिनेट होगा, लेकिन I1 का जो x कोऑर्डिनेट है I1 डैश का x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा और वही मैंने करा। अब यदि यह कोऑर्डिनेट हमने निकाल दिया I1 और I1 डैश के, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ इमेज x कोऑर्डिनेट i कैप के साथ में लिख दें, y कोऑर्डिनेट j कैप के साथ में लिख दें। अब वेलोसिटी ऑफ इमेज I1 निकालना है, तो dl/dt क्या है देखें। रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ दिस l इज इक्वल टू v, रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ दिस थीटा इज इक्वल टू ओमेगा, रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस पोजीशन वेक्टर ऑफ I1, दिस पोजीशन वेक्टर ऑफ I1, इसका जो रेट ऑफ चेंज है वो वेलोसिटी ऑफ I1 हो गया। अब हम कहते हैं डिफरेंशिएट दिस एक्सप्रेशन dRi/dt vi। अब दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, इसे डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। फाइनली आई कैप ही लिखा है मैंने, लेकिन इसे डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। एल को डिफरेंशिएट करेंगे तो sin 2 थीटा को कांस्टेंट रखेंगे, फिर sin 2 थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो एल को कांस्टेंट रखेंगे। एल को डिफरेंशिएट करा v, sin 2 थीटा को कांस्टेंट रख दिया, प्लस एल को कांस्टेंट रख दिया, sin 2 थीटा को डिफरेंशिएट करके cos 2 थीटा और 2 थीटा को डिफरेंशिएट करके 2 ओमेगा आई कैप, प्लस एल cos 2 थीटा को डिफरेंशिएट कैसे कराए। एल को पहले डिफरेंशिएट करा v cos थीटा को, ऐसा कैसे। फिर एल को कांस्टेंट रखा, cos 2 थीटा का sin 2 थीटा और 2 थीटा का 2 ओमेगा एन जे कैप। देन वेलोसिटी वेक्टर ऑफ इमेज I1 डैश, चूंकि इधर नेगेटिव साइन है तो सिर्फ I कंपोनेंट जो है वह नेगेटिव हो जाएगा, और यह ऐसा कैसी है तो यह कंपोनेंट ऐसा कैसे रिपीट होगा। मतलब कि I1 की वेलोसिटी कुछ ऐसी होगी जिसका यह x कंपोनेंट और यह y कंपोनेंट, और I2 की वेलोसिटी कुछ, I1 डैश की वेलोसिटी कुछ ऐसी होगी जिसका एक कंपोनेंट यह और एक कंपोनेंट है, और y कंपोनेंट दोनों का हमेशा बराबर होगा। y कंपोनेंट दोनों का बराबर और x कंपोनेंट दोनों का नेगेटिव, इसका पॉजिटिव x के अलाउंग, इसका नेगेटिव x के अलाउंग, पॉजिटिव x के अलाउंग और नेगेटिव x के अलाउंग। अब रेट ऑफ सेपरेशन, मैं कहता हूं दोनों इमेज में सेपरेशन जब होगा तो y एक्सिस के अलाउंग नहीं होगा, वो x एक्सिस के अलाउंग होगा, जो कि इधर से दिखता भी है। रेट ऑफ सेपरेशन डिफाइंड है, रेट ऑफ सेपरेशन बिटवीन a एंड b इज डिफाइंड एज va माइनस ub, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ a माइनस वेलोसिटी वेक्टर ऑफ b। रेट ऑफ सेपरेशन ऑफ I1 एंड I1 डैश एज vi माइनस vi1 डैश। दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो j कंपोनेंट चूंकि बराबर है इसलिए कैंसिल हो जाएंगे, और यह पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों ऐड अप हो जाएंगे, 2 टाइम्स हो जाएंगे। दिस इज रेट ऑफ सेपरेशन। We have got two mirrors placed at an angle theta with reflecting surface facing each other. अगला आर्टिकल जो मैं बताने जा रहा हूं, इस आर्टिकल का कोई प्रूफ नहीं है,
यह जेई के सिलेबस में भी नहीं है, जेई में आज तक इस पर से कोई सवाल नहीं आया, लेकिन ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में से इस पर से सवाल आ सकता है, इसलिए बता रहा हूं। और आप ऑब्जेक्टिव्स में देखेंगे इस पर से कई सवाल। दो मिरर किसी एंगल थीटा पर एक दूसरे के साथ इस तरह से रखे हुए हैं और रिफ्लेक्टिंग सरफेस फेसिंग ईच अदर, दोनों एक दूसरे से एक एंड पर टच करना चाहिए। ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन द टू मिरर, number of images that would be seen is equal to n. This number of images seen, if 360 by theta is even, then number of images is always equal to 360 by theta minus 1. यदि 360 by theta even है, then number of images is always equal to 360 by theta minus 1. While if 360 by theta is odd, then we'll have two conditions. If object placed symmetrically or if object placed asymmetrically, दो स्थिति बन सकती है। यदि ऑब्जेक्ट, व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्ट प्लेस्ड सिमेट्रिकली, देखिए यदि 360 बाय थीटा इवन है तो कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, नंबर ऑफ इमेजेस इज डायरेक्टली इक्वल टू 360 बाय थीटा माइनस 1। लेकिन यदि 360 बाय थीटा ऑड है, देन नंबर, तब हमें यह देखना होता है कि ऑब्जेक्ट कैसा रखा हुआ है। यदि ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पर रखा हुआ है, दोनों मिरर के बीच में कोई एंगल बाइसेक्टर होगा, यदि ऑब्जेक्ट उस एंगल बाइसेक्टर पर लाई करता है, इट मींस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली, इन दैट केस नंबर ऑफ इमेजेस वुड बी 360 बाय थीटा माइनस 1। While if object is placed asymmetrically, then number of images would be simply 360 by theta. यदि ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पर रखा हुआ है, then number of images would be 360 by theta minus 1. While if object is placed asymmetrically, then number of images would be 360 by theta simply. मतलब यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्रीज है, नंबर ऑफ इमेजेस होगी 3। दो मिरर यदि एक दूसरे से परपेंडिकुलर रखे हुए हैं, इट कैन बी ऑब्जर्व, किसी भी शोरूम में जाओ, जो चेंजिंग रूम होते हैं ना, किसी भी रेडीमेड गारमेंट के शोरूम में जाओ और जो चेंजिंग रूम होते हैं वहां पर इस तरह के मिरर दिख जाएंगे, और वहां पर खड़े होकर कभी देखना, आप इधर खड़े होगे, एक इमेज आपको अपनी इधर दिखाई देगी और एक इमेज इधर दिखाई देगी और एक इमेज इधर दिखाई देगी, जो इन दोनों के रिफ्लेक्शन से बनती है। 3 इमेजेस दिखेंगी आपको। इट्स अ वेरी कॉमन फिनोमेना, कभी खड़े होकर आप देखना, कभी ध्यान से, दो मिरर को बिल्कुल, लेकिन दोनों मिरर इधर से जॉइंट होने चाहिए। इधर गैप है तो आप कटे हुए देखोगे बीच में से, सामने से इधर देखोगे, आप इधर देखोगे और बीच में इधर जॉइंट पर भी आप देखोगे अपने आप को। और खास बात, इस सेटअप में खास बात होती है, दैट इज यदि आप जब अपनी इमेज को ऑब्जर्व करते हो, डेली आप जब सुबह अपने बाल काटते हो,
आपने सीधे हाथ में कॉम्ब पकड़ रखा है, आपकी इमेज के लेफ्ट हैंड में कॉम्ब होता है। आप सीधे हाथ से बाल कॉम्ब कर रहे हो और आपकी इमेज लेफ्ट हैंड से बाल कॉम्ब करती हुई आपको दिखेगी। इस पर्टिकुलर सेटअप में आप देखोगे, यदि आप अपना सीधा हाथ हिलाते हो तो यह वाली इमेज का उल्टा हाथ आपको हिलता हुआ दिखेगा, यह वाली इमेज का जो डायरेक्टली सिंगल रिफ्लेक्शन से बन रही है उसका भी उल्टा हाथ बनता हुआ दिखेगा, हिलता हुआ दिखेगा। जबकि यह जो इमेज है तीसरी, जो दोनों के रिफ्लेक्शन से बन रही है, यदि आप सीधा हाथ इस तरह से वेव करते हो, आप देखोगे कि उस इमेज का भी सीधा ही हाथ वेव हो रहा है। सीधे हाथ से भी आप बाल काटते हो तो इमेज का भी सीधा ही हाथ एक्शन में दिखेगा। यू ऑब्जर्व, क्योंकि एक रिफ्लेक्शन से मिरर इमेज हो जाता है, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, दूसरे रिफ्लेक्शन से फिर वापस चेंज हो जाता है, एक बार इधर से रिफ्लेक्शन, एक बार इधर से रिफ्लेक्शन, और फिर वह लौट के लाइट पे आती है। तीन इमेजेस दिखती हैं जब भी दो मिरर 90 डिग्रीज पर रखे हुए हो। यदि मिरर के बीच में एंगल 60 डिग्री से 360 by theta, 360 by 60, that is equal to 6. It's even. Hence, number of images would be 5. यदि मिरर के बीच में एंगल 30 डिग्री है, then 360 by theta, 360 by 30, it's equal to 12. It's even. Hence, number of images would be 11. These are the number of images. यदि मेरा आर्टिकल पूरा खत्म होने दो, फिर सवाल पूछना। यदि मिरर के बीच में एंगल 72 डिग्री है, नाउ कैलकुलेट 360 by theta. It's equal to 5. 360 by theta is 5. Now it's odd. अब नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी, इसका जवाब देने के लिए हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट किस तरह से रखा हुआ है। यदि ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली रखा हुआ है तो नंबर ऑफ इमेजेस 4 होंगी। यदि ऑब्जेक्ट एसिमेट्रिकली रखा हुआ है तो नंबर ऑफ इमेजेस 5 होंगी। इस केस में यदि ऑब्जेक्ट बिल्कुल एंगल बाइसेक्टर पर रखा है तो एक इमेज कोइंसाइड कर जाती है सिमेट्री होने की वजह से। नंबर ऑफ इमेजेस जो दिखती है वो सिर्फ 4 दिखेंगी, और हल्का सा भी एसिमेट्रिकल होगा तो नंबर ऑफ इमेजेस वहां पर 5 दिखने लगती है। अब सवाल यह उठता है कि यदि यह 360 by थीटा ना इवन हो ना ऑड हो, तब नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होगी? यदि यह 360 by थीटा, मान लीजिए थीटा इज 80 डिग्रीज, 360 by थीटा 80 डिग्री से, जो थीटा है वह 80 डिग्री से, नाउ 360 by थीटा इज 360 by 80, that is 36 by 8, that is 9 by 2, that is 4.5. ना इवन है ना ऑड है, 4.5. नंबर ऑफ इमेजेस would be equal to 4. यदि इसकी वैल्यू 4.6 होती है देन नंबर ऑफ इमेजेस वुड बी अभी भी 4 ही होगा। मैं इस ट्रेंड को समझाता हूं। यदि 360 by थीटा यह 4 आता है तो नंबर ऑफ इमेजेस 3। अभी मैंने बताया यदि इसकी वैल्यू 4.1 हो जाए देन नंबर ऑफ इमेजेस वुड बी इक्वल टू 4। यदि इसकी वैल्यू
4.4 हो जाए तब भी नंबर ऑफ इमेजेस वुड बी इक्वल टू 4। यदि इसकी वैल्यू 4.5 हो जाए तब भी नंबर ऑफ इमेजेस 4 ही रहेगी। यदि इसकी वैल्यू 4.8 हो जाए तब भी नंबर ऑफ इमेजेस 4 ही रहेगी। यदि इसकी वैल्यू 5 हो जाए, 5 के पहले 4.9 हो जाए तब भी नंबर ऑफ इमेजेस 4 ही रहेंगी। और यदि इसकी वैल्यू 5 हो जाए तब नंबर ऑफ इमेजेस वुड बी आइदर 4 और 5। सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है तो 4, एसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है तो 5, क्योंकि ये ऑड है। यदि यह 5.1 हो गया तो नंबर ऑफ इमेजेस 5 ही होगी। यदि यह 360 बाय थीटा 5.5 होता है तब भी नंबर ऑफ इमेजेस 5। यदि यह 5.9 होता है तब भी नंबर ऑफ इमेजेस 5। और यदि यह बराबर 6 के हो जाता है 360 बाय थीटा, नंबर ऑफ इमेजेस अभी भी 5। लेकिन यदि यह 6.1 हो गया तो नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएंगी 6। यदि यह 360 बाय थीटा 6.5 हो जाए तो नंबर ऑफ इमेजेस 6 ही रहेंगी। यदि यह 6.9 हो जाए नंबर ऑफ इमेजेस 6 ही रहेंगी। यदि यह 7 के बराबर हो जाए, वंस अगेन दिस इज ऑड, नंबर ऑफ इमेजेस या तो 6 होंगी या 7 होगी। लेकिन यदि यह 7.1 हो गया तो नंबर ऑफ इमेजेस 7। यदि यह 7.5 हुआ तो नंबर ऑफ इमेजेस 7। और यदि यह 8 हुआ तो नंबर ऑफ इमेजेस वंस अगेन 7, क्योंकि ये इवन है। और यदि यह 8.1 हो गया तो नंबर ऑफ इमेजेस 8। कोई प्रूफ नहीं है इस चीज का। जेईई में इस पर से आज तक कोई सवाल आया नहीं है। पीईटी और पीएमटी में बहुत आए हैं, ऑब्जेक्टिव में आपको हमेशा दिखेंगे। मिरर के बीच में एंगल देंगे और पूछेंगे बताइए कितनी इमेजेस बननी चाहिए। नंबर ऑफ इमेजेस देखने के लिए हम 360 बाय थीटा को देखेंगे। यदि यह 360 बाय थीटा इवन है तो नंबर ऑफ इमेजेस बताना बिल्कुल आसान है। नंबर ऑफ इमेजेस वुड बी 360 बाय थीटा -1। और यदि 360 बाय थीटा ऑड है तो नंबर ऑफ इमेजेस बताना अभी डिफिकल्ट तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हमें यह चीज कंफर्म करनी होगी कि ऑब्जेक्ट किस तरह से रखा हुआ है। यदि 360 बाय थीटा ऑड है तो ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल के केस में 360 बाय थीटा -1, ऑब्जेक्ट एसिमेट्रिकल के केस में 360 बाय थीटा सिंपली दिस। अब मैंने ट्रेंड समझाना चालू करा। पहले तो कुछ फिक्स एंगल के लिए कुछ बातें बता दी कि 90 डिग्री के लिए 3 इमेजेस, 60 डिग्री के लिए 5 इमेजेस, 30 डिग्री के लिए 11 इमेजेस, 72 डिग्री के लिए या तो 4 या फिर 5। हाँ, वो तो आपको लिखा हुआ होगा ना यार प्रॉब्लम में। हाँ हाँ, आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। तो एसिमेट्रिकल मान के चलोगे, फिर आप कोई स्पेशल कंडीशन क्यों लगाओगे? एसिमेट्रिकल मान के चलो। वैसे चूंकि इधर ऐसी समस्या है इसलिए वो लोग बिल्कुल साफ साफ मेंशन करेंगे। जो प्रॉब्लम देने वाला है वो भी तो समझता है यार कुछ, इसलिए वो मेंशन करेगा कि ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल है या नहीं है, या फिर देगा ही नहीं वो प्रॉब्लम। अब देखो, मैंने कुछ फिक्स एंगल के लिए बताया। 90 डिग्री के लिए नंबर ऑफ इमेजेस 3, 60 डिग्री के लिए नंबर ऑफ इमेजेस 5, 30 डिग्री के लिए नंबर ऑफ इमेजेस 11, 72 डिग्री के लिए
क्योंकि 360 बाय थीटा और हो जाता है, तो या तो 4 भी हो सकता है 5 भी हो सकता है। देखिए मैंने जब भी ये 5 आया तो मैंने कहा कुछ भी फिक्स, मैंने 4 भी कह दिया 5 भी कह दिया, देखूंगा, और कुछ भी नहीं कहा तो मैं 5 कह दूंगा, एसिमेट्रिकल वाला पकड़ लूंगा और क्या। यदि 360 बाय थीटा 4 है तो 360 बाय थीटा -1, यदि यह 4.1 हो गया तो 4, 4.4 के केस में ही 4, 4.5 के केस में ही 4, 4.8 के केस में ही 4, 4.9 के केस में ही 4, और जैसे ही 5 हुआ तो या तो 4 या 5, लेकिन यदि 5.1 हो गया तो पक्का 5, 5.5 के केस में 5, 5.9 के केस में 5, यदि 6 हो गया तब भी 5, 6.1 के केस में 6, 6.5 के केस में वंस अगेन 6, 6.9 के केस में भी 6, 7 हो गया तो या तो 6 या 7, 7.1 हो गया तो पक्का 7, 7.5 में ही 7, 8 हो गया तब भी 7, 8.1 में पक्का 8. There is a number of images. Now, next article. Two mirrors are placed perpendicular to each other. Two mirrors are placed perpendicular to each other. Any light ray incidented on any mirror like this at any angle of incidence I, कोई सी भी लाइट रे जो इस मिरर पर इंसिडेंट होती है किसी एंगल ऑफ इंसिडेंस आई पर, गेट्स रिफ्लेक्टेड like this. The angle of reflection would also remain I. Laws of reflection. It would be incidented on another mirror. This angle of incidence, since this is 90 degree, the two mirrors are at an angle of 90 degree, their normal should also be perpendicular to each other. This should also be 90 degree. Hence, this angle should be 90 minus I. Light ray reflect होगी and this angle should also be equal to 90 minus I. लाइट रे इंसिडेंट ऐसे होती है, रिफ्लेक्ट ऐसे होती. दिस टोटल एंगल इज 2I एंड दिस टोटल एंगल इज 180 माइनस 2I. इन दोनों एंगल को यदि एड अप करा जाए, the sum total is equal to 180. Recall the theorems of parallel lines. Parallel lines से related theorem recall कीजिए. If we have got two lines parallel to each other and a transversal, then the sum of interior angle is always equal to 180 degree. Or in another word, if two lines are intersected by a transversal and if sum of interior angle is 180 degree, then the two lines should definitely be parallel to each other. यह दोनों लाइन है और यह कोई ट्रांसवर्सल है. यदि इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है, निश्चित है इन दोनों लाइन को पैरेलल होना चाहिए. माय कंक्लूजन, when two mirrors are placed perpendicular to each other, light ray after reflection by both mirror would always become anti-parallel. दो मिरर एक दूसरे से परपेंडिकुलर है. उस मिरर पर इंसिडेंट होने वाली लाइट रे
दोनों मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद हमेशा एंटी पैरेलल हो जाएगी, हमेशा। एक और बात ध्यान से देख लें, मैं एक और बात समझाता हूं। जो मैं कहना चाहता हूं, यह बात कहना चाहता हूं कि यदि दो मिरर एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, मिरर पर यदि यह लाइट इंसिडेंट हो रही है, तो फाइनली रिफ्लेक्शन के बाद जब यह लौटेगी तो हमेशा एंटी पैरेलल होगी, हमेशा। ऐसे जा रही है, लौटेगी ऐसे। इस मिरर से टकराएगी, फिर इस मिरर से टकराएगी और लौटेगी। इधर यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस आई तो इधर एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा 90 माइनस आई, और इन दोनों का सम यदि करेंगे तो 180 डिग्री होगा। एंड सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। इट इंप्लाइज दैट द टू लाइंस मस्ट बी पैरेलल टू ईच अदर। यदि दो मिरर एक दूसरे से पैरेलल हैं तो इंसिडेंट रे एंटी पैरेलल तब होगी जब वह इंसिडेंट रे इसी प्लेन पर है। लेट मी जनरलाइज दिस थिंग। यदि तीन मिरर एक दूसरे से पैरेलल हो, इधर भी एक मिरर रखा हुआ है, इधर भी एक मिरर है, और इधर भी एक मिरर है। तीन मिरर यदि एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो, फिर वापस सेटअप को समझिए। यह बोर्ड से लगी हुई वॉल पर भी एक मिरर है, और यह परपेंडिकुलर वॉल, इधर भी एक मिरर है, और यह फ्लोर पर भी एक मिरर है। तीन मिरर एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। दे आर द मिरर। आई विल जनरलाइज द कंसेप्ट। एनी लाइट रे incidented on this setup would be reflected either by one mirror or by two mirror or by three mirrors. लाइट रे कोई सी भी यदि इंसिडेंट करते हो तो या तो वह एक मिरर से रिफ्लेक्ट होगी, या फिर दो मिरर से रिफ्लेक्ट होगी, या फिर वो तीनों ही मिरर से रिफ्लेक्ट होगी। लेकिन फाइनली जब वह लाइट रे लौटेगी, इट वुड बी ऑलवेज एंटी पैरेलल विद द इनिशियल इंसिडेंट रे। कोई सी भी लाइट रे यदि ऐसे टकराती है तो सिर्फ एक मिरर से रिफ्लेक्ट होके ऐसी कैसी लौट जाएगी। यदि ऐसे टकराती है तो ऐसे टकराने के बाद, ऐसे रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर ऐसे लौटेगी, और यदि ऐसे टकराती है तो ऐसे जाके फिर तीनों मिरर से टकरा के फिर वापस एंटी पैरेलल होगी। फिर वापस समझे, लाइट रे यदि इस तरीके से टकराई तो एक ही मिरर से टकरा के ऐसी कैसी लौट जाएगी, एंटी पैरेलल। लाइट यदि ऐसे टकराई तो एक ही मिरर से टकरा के ऐसे लौट जाएगी, और लाइट यदि ऐसे टकराई तो एक ही मिरर से टकरा के एंटी पैरेलल लौट जाएगी। बिल्कुल नॉर्मल। अब यदि लाइट रे इस तरीके से इंसिडेंट होती है, इस तरीके से टकराई, फिर इस तरीके से जाएगी, और फिर फाइनली एंटी पैरेलल लौट जाएगी दो मिरर से। यदि इस तरीके से टकराती है ऐसे, तो ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जमीन पर जाएगी, और फिर एंटी पैरेलल ऐसे लौट जाएगी। और किसी भी रैंडम एंगल से टकराती है तो पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और फाइनली लौटेगी वहां एंटी पैरेलल। तीन मिरर यदि एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं तो फाइनली रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट रे हमेशा एंटी पैरेलल होती है। मेरा एक सवाल, two mirrors are placed at an angle of theta. ध्यान से सवाल को सुने, 3 मिनट सोचने के लिए दूंगा मैं। Two mirrors are placed at an angle of theta
An incident light ray is parallel to mirror M1, and finally after getting reflected by both the mirror, the reflected ray is parallel to mirror M2. Initially light ray mirror M1 के पैरेलल थी, दोनों मिरर के द्वारा रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट रे मिरर M2 के पैरेलल हो गई. Now what must be the angle between the two mirrors? दो मिरर के बीच में एंगल थीटा है, इस तरह से रखे हुए. दो मिरर इस तरह से रखे हुए हैं, दोनों के बीच में एंगल थीटा है. कोई लाइट रे इंसिडेंट हो रही है. इंसिडेंट लाइट रे इनिशियली मिरर M1 के पैरेलल थी, दोनों मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट रे मिरर M2 के पैरेलल होगी. अब आप मुझे बताइए कि मिरर M1 और मिरर M2 के बीच में एंगल कितना रहा होगा. ठीक है, बिल्कुल सिंपल सवाल है, सिंपल ज्योमेट्री. लाइट रे मिरर M1 के पैरेलल इस तरह से इंसिडेंट हो रही है, वह रिफ्लेक्ट होगी और फाइनली वहां मिरर M2 के पैरेलल इस तरह से रिफ्लेक्ट हो गई. अब सिंस दिस इज पैरेलल टू दिस इज ट्रांसवर्सल, दिस शुड बी एंगल थीटा. Since this is parallel to this is transversal, this is angle theta. तो 90 माइनस है? नहीं. यदि यह एंगल थीटा है तो पक्का है यह एंगल भी थीटा होना चाहिए, और यदि यह एंगल थीटा है तो एंगल भी थीटा होना चाहिए. लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन. ये I और R यदि बराबर है तो ये 90 माइनस आर और 90 माइनस आई भी बराबर होना चाहिए. यह I और R बराबर होंगे तो 90 माइनस आई और 90 माइनस आर भी बराबर होना चाहिए. इस ट्रायंगल में यह एंगल थीटा, यह एंगल थीटा, यह एंगल थीटा, मतलब थीटा की वैल्यू होनी चाहिए 60 डिग्री. मैं एक और बार समझा देता हूं, ध्यान से समझ लो. मैंने कहा था कि दो मिरर किसी एंगल थीटा पर, यह मिरर M1, यह मिरर M2, या इसे M1 कह दो, इसे M2 कह दो. मैंने कहा इन दोनों के बीच में यदि एंगल थीटा है और लाइट रे मिरर M1 के पैरेलल, यह लाइट रे मिरर M1 के पैरेलल, मिरर M1 से रिफ्लेक्ट होने के बाद यह कुछ ऐसे जाएगी और फिर रिफ्लेक्ट होने के बाद यह मिरर M2 के पैरेलल होगी. ऐसा उनने दे रखा है, दिस इज द गिवन थिंग. चूंकि उनने ऐसा दे रखा है इसलिए मैं कहता हूं कि यह लाइन इसके पैरेलल है और यह ट्रांसवर्सल है, इसलिए एंगल थीटा होना चाहिए. सिमिलरली दिस इज पैरेलल टू दिस एंड दिस ट्रांसवर्सल एंड दिस एंगल शुड बी थीटा. जरा सोचिए, ये हो गया नहीं I, दिस I इज 90 माइनस थीटा, दिस R शुड बी आल्सो इक्वल टू 90 माइनस थीटा. तो ये थीटा हो जाना चाहिए. इसका मतलब एक बात समझ जाइए कि यह मिरर है, इस मिरर पर यह लाइट है और यह रिफ्लेक्टेड है. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का एक और कंक्लूजन होता है कि यह एंगल थीटा और यह एंगल थीटा ये भी बराबर होंगे, क्योंकि यह एंगल बराबर है. यह एंगल बराबर है तो इन दोनों का बराबर होना निश्चित है. यह एंगल थीटा तो यह एंगल भी थीटा, और यह एंगल थीटा तो यह एंगल भी थीटा. यह थीटा, यह थीटा, यह थीटा, थीटा शुड बी 360. सम ऑफ ट्रायंगल शुड बी इक्वल टू 180. अगला आर्टिकल. If two mirrors, हाँ 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 बोलो आगे. और उससे एक हॉरिजॉन्टल, उसके हॉरिजॉन्टल मिरर जोड़ दीजिए, तब सर रे कैसे रिफ्लेक्ट. फिर एक और बार बोलो. एक वर्टिकल मिरर
और एक हॉरिजॉन्टल मिरर, और उन दो के बीच में इंक्लाइन मिरर। वर्टिकल ऐसा, हॉरिजॉन्टल ऐसा, यस सर। इंक्लाइंड ऐसा। हाँ, लेकिन सर जो जो अलग से जो मिरर निकले हुए उसको हटा दीजिए। हटा दो। हाँ, इनसे रेज जो सर हाँ, जब अगर इस सर अगर पार्टिकल से रेज रिफ्लेक्ट होगी तो कैसे रिफ्लेक्ट होगी, मतलब किस डायरेक्शन से होते हुए इमिट हो जाएगी। नहीं, आप मुझे यहां नहीं बता रहे हो, ठीक है, ये तो एक हॉरिजॉन्टल मिरर है, यह एक वर्टिकल मिरर है, और यह कोई एंगल पर मिरर है। अब इंसिडेंट रे इस पर इंसिडेंट हो रही है। ये सर अगर इंसिडेंट रे इस मिरर पे इंसिडेंस हो रही है, हाँ, तो वो कैसे रिफ्लेक्ट होते हुए बाहर चली जाएगी, इमिट हो जाएगी। क्यों नहीं है सवाल, मैं आपका इसका जवाब देता हूं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में पढ़ाने वाला हूं, एकदम अभी तो नहीं, ऑलमोस्ट अभी से 8वें लेक्चर पर, 7वें या 8वें लेक्चर पर। सवाल को उस समय तक आपको होल्ड करना होगा, उसमें इसी पर्टिकुलर केस को मैं डिटेल में डिस्कस करता हूं। When we have got some polygon, और इस पॉलीगन में कोई मिरर, ये सारे मिरर हो, अब कोई सी भी लाइट रे बार बार अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट होती हो, यह पर्टिकुलर केस मैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आगे जाके आर्टिकल पढ़ाने वाला हूं, लंबा आर्टिकल है, बड़ा आर्टिकल है, उसमें जरूर कवर करूंगा। तब तक के लिए आपको इस सवाल को होल्ड करके रखना होगा, तब तक मैं आपको थोड़ा और एडवांस लेवल तक पहुंचा चुका रहूंगा। मैं खुद ही अपने लेक्चर में कवर करूंगा इस सवाल को। मेरा जो सवाल है, आर्टिकल है इनफैक्ट एनी मिरर एट एन एंगल ऑफ थीटा, कोई सी भी लाइट रे एक मिरर पर इंसिडेंट होती है, दूसरे मिरर के द्वारा रिफ्लेक्ट होती है, और फिर फाइनली इस तरह से जाती है। वी यूज टू से दैट डेल इज deviation in the light ray, deviation in light ray, and this deviation is always given by 360 minus 2 theta. Deviation of any light ray should always be measured, यह इंसिडेंस रे है और यह रिफ्लेक्टेड रे है, it's always measured in anti-clockwise direction like this. फिर एक और बात समझे, दो मिरर एंगल थीटा पर हैं, कोई सी भी लाइट रे किसी एक मिरर पर इंसिडेंट होती है, दूसरे मिरर से रिफ्लेक्ट होती है, और फिर इस तरह से बाहर निकलती है। लाइट रे इस तरह से जा रही थी और मिरर के सेटअप से रिफ्लेक्ट होने के बाद इस तरह से जाने लगी। इंसिडेंस लाइट रे और फाइनली रिफ्लेक्टेड लाइट रे में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे घूम जाइए। दिस इज सेड टू बी द डेविएशन, एंड दिस डेविएशन इज गिवन बाय 360 minus 2 theta. Right. My next article.
अभी तक जितने भी मिरर मैंने समझाए हैं, जहां पर भी मिरर मैंने समझाया वहां पर मैंने थिन मिरर लिया था। थिन मिरर मतलब क्या? दिस इज एनी थिन ट्रांसपेरेंट सरफेस, दिस इज एनी थिन ट्रांसपेरेंट सरफेस। थिन मतलब पतला, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी। ऐसे थिन ट्रांसपेरेंट सरफेस को मैंने एक तरफ से पेंट कर दिया था। ऐसे थिन ट्रांसपेरेंट सरफेस के सामने कोई सा भी ऑब्जेक्ट रखा जाए तो उस ऑब्जेक्ट से निकलती इनफाइनाइट रेस है, इनफाइनाइट रेस इस ऑब्जेक्ट से निकल डाइवर्ज होती है। इनफाइनाइट रेस ऑब्जेक्ट से डाइवर्ज होने के बाद मिरर से रिफ्लेक्ट होती है। एक एक रे के रिफ्लेक्शन के दौरान लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे होता है और इधर से यदि ऑब्जर्व करा जाए तो यह सभी रेस इस एक पॉइंट से डाइवर्ज होती हुई दिखाई देती है और एक इमेज मिलती है। दिस इज अ सिंगल इमेज दैट इज ऑब्टेन्ड। यदि कोई थिन मिरर होगा तो डेफिनेटली सिर्फ एक ही इमेज मिलेगी। बट इफ वी हैव अ थिक ट्रांसपेरेंट surface, if we have thick transparent surface, this is thick transparent surface, यदि इस थिक ट्रांसपेरेंट सरफेस को एक तरफ से पेंट कर दिया जाए, once again we have obtained a mirror, but it's not thin mirror, it's not usual mirror. कोई ऑब्जेक्ट इधर है, इस ऑब्जेक्ट से यह लाइट रेस चली, थिक ट्रांसपेरेंट सरफेस के इस सरफेस पर टकराई। A very small fraction of light ray gets reflected at this surface only. A very small fraction of light ray gets reflected at this surface only, and we use to obtain first image, I1. While the major fraction of light energy penetrates into the surface, and gets reflected. Gets reflected. And we used to obtain the, अब इधर जो रिफ्लेक्ट हो रही है उनमें से मेजर फ्रैक्शन फिर वापस बाहर निकल जाता है और इसकी वजह से एक सेकेंड इमेज I2 मिलती है, जबकि इधर टकराने वाली लाइट रे में से एक स्मॉल फ्रैक्शन फिर वापस लौट जाता है और फिर वापस इससे टकरा के लौटता है और थर्ड इमेज I3 मिलती है। इधर लौटने वाली लाइट रे में से फिर एक छोटा फ्रैक्शन इधर लौटता है और फिर वापस इस तरह से और फिर फोर्थ इमेज I4 मिलती है, एंड सो ऑन, इनफाइनाइट इमेजेस मिल जाती है। थिन ट्रांसपेरेंट सरफेस यदि होगा, थिन मिरर यदि होगा, पतला मिरर यदि होगा, तो ऑब्जेक्ट से आने वाली रेस एक ही बार में रिफ्लेक्ट हो जाएंगी और उसकी इमेज इधर मिल जाएगी, सिंगल इमेज। While if we have thick transparent mirror, देखिए क्या होता है, लाइट रेस ऐसे, एक लाइट रे लिए मैंने, एक लाइट ऐसे टकराई, ऐसे रिफ्लेक्ट हुई, इमेज I1 बन गई।
अंदर तक गई, अंदर से टकराई और ऐसे लौटी, इमेज I2 बन गई। इधर टकराने के बाद फिर इधर लौटी और फिर ऐसे लौटी तो इमेज I3 बन गई। फिर ऐसे टकराने के बाद इस तरह से, हाँ थोड़ा जोर से बोलना होगा, माइक को पास में लाकर बोलिए।